हेलो स्टूडेंट्स, प्लेन में हम दो एक्सरसाइज को कवर कर चुके हैं और तीसरी एक्सरसाइज 29.3 मैंने आपको करने के लिए बोला था और आप लोगों ने की है, मुझे उसके रिकॉर्ड्स भेजे हैं। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, उनको भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है 29.4 वो पहले मैं बता देता हूँ। उसमें क्या पूरी एक्सरसाइज की थीम क्या है, कैसे क्वेश्चन करे जाएंगे, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, जिससे कि आपका काम आगे बढ़ जाएगा। और फिर मैं बाद में आज ही इसी वीडियो में 29.3 की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा, जो भी 4-5 क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम आए हैं। बेसिकली अब तक प्लेन में हम सीख चुके हैं कि प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म होती है। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म आपकी बनती है ax + by + cz = d। वेक्टर फॉर्म हमने सीखा है, वेक्टर फॉर्म क्या बनती है r.n, या इसको और डिटेल में लिखना चाहो तो r - a.n = 0। n का अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम एक और फॉर्म लिखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं 29.4 में, उसको कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, किसी भी प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल शब्द आपके लिए नया नहीं है। नॉर्मल फॉर्म कई जगह आप चीज़ों को देखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशंस को, चाहे वो याद करिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, याद करिए स्ट्रेट लाइन में, किसी पर्टिकुलर तरीके से लिखना एक तरीके की फॉर्म है जिसमें हम परपेंडिकुलर का रोल होता है। यहाँ पर प्लेन में इसमें क्या होता है, जैसे r.n वेक्टर = d वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है, जरा नोटिस करिए। इसी से तो बनता है ये, जब मैं n का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और a और n के प्रोडक्ट को मैं d कहता हूँ। d एक स्केलर नंबर है, सॉरी वेक्टर नहीं है, d एक स्केलर नंबर है जो वेक्टर a और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट है। अब नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं n को यूनिट वेक्टर बनाना चाहूं तो n यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, बन जाएगा उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहां पर r. मैं इसकी जगह n कैप लिखना चाहता हूं, लिख जाएगा। उसके लिए आपको इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें ऐसा करना पड़ेगा। तो अब काम तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना। अगर डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ n का डिवाइड अगर इस साइड किया है तो दूसरी साइड भी तो करना पड़ेगा। तो ये तो बन जाता है r.n कैप। देखिए n वेक्टर से मैं n कैप पर आ गया हूं अब, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म है। और इसको एक नया सिंबल देता हूं मैं p। अब जो ये है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलरली जो प्लेन से लाइन जाती है उस परपेंडिकुलर का ही वेक्टर है, बट कैसा है, यूनिट वेक्टर। और p क्या है, ये p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अब जो P आपकी आई है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर यूनिट वेक्टर यहां पर लिखा है और सामने जो नंबर आएगा वो नंबर डिनोट करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन को। आइए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं जिससे आप समझ पाएं। कार्टेशियन फॉर्म से भी नॉर्मल फॉर्म में जा सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसको इस फॉर्म में ले आइए, फिर यही वाला काम कर दीजिए। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, √a² + b² + c² का डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएंगे वो आपके LMN यानी कि डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करेंगे, और बाद में उनको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वो यूनिट वेक्टर ही होंगे। लेकिन आप अगर इसे कार्टेशियन से वेक्टर में ले जाएं तो ज्यादा सही रहेगा, उसके बाद थोड़ा आसानी रहेगी। यानी कि 29.4 में कोई नया फॉर्मूला नहीं लगना। 29.4 में सिर्फ हमें इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया reduce the equation या the plane r.i - 2j + 2k = 6
in normal form and hence find the length of the perpendicular from the origin to the plane। ये 29.4 का क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन पहले समझिए। ये एक प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाद में मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालनी है। आइए स्टूडेंट्स, r डॉट i माइनस 2j प्लस 2k इक्वल 6, ये n वेक्टर है। अगर मुझे इस n वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें इस वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, यानी n ये हो गया 9 1 4 4 और ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड आ गया 3। तो अब r ये आ जाएगा आपका i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन 3 इक्वल 6 अपॉन 3। डिवाइड तो दोनों साइड होगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ऐसी मनमानी तो नहीं है कि हम एक ही साइड डिवाइड कर दें। तो ये कैंसिल होकर 2 रह गया और अब हम इसे लिखेंगे r 1 अपॉन 3 i 2 अपॉन 3 j और 2 अपॉन 3 k और सामने बचा है 2। अब स्टूडेंट जब ये प्लेन इस फॉर्म में आ चुका है, जब ये जो वेक्टर है ये वेक्टर अब यूनिट वेक्टर है, देख सकते हैं आप, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। तब जो ये 2 है, ये 2 क्या डिनोट करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन में बाद में पूछा भी गया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो 2 यूनिट इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और जो नॉर्मल वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर बनेगा वो आपका होगा 1 अपॉन 3 i 2 अपॉन 3 j 2 अपॉन 3 k। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी निकल कर आ गई और देखिए हमने एक प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया। आइए कुछ और क्वेश्चन समझते हैं इसी एक्सरसाइज से, जिससे कि 29.4 को कवर कर पाए आप। राइट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, राइट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, प्लेन की नॉर्मल फॉर्म बनानी है और प्लेन दिया है 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 14 इक्वल 0। देख सकते हैं आप, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो हम क्या करेंगे, उसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। होने को कार्टेशियन से भी हो जाएगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि कार्टेशियन से डायरेक्ट नॉर्मल नहीं जा सकते हैं, लेकिन काम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बेहतर तरीका क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 6z, अगर मैं लिखूं तो 14, क्लियर है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म बनाऊं, ये कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k। आप सब जानते हैं कैसे कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म आते हैं। प्लेन की अगर पहली दूसरी वीडियो देखेंगे आपको पता लगेगा कि कैसे हम कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये जो वेक्टर दिख रहा है ये प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली n वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे इसे यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड को निकालना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये आएगा 4 9 और 36 रूट 49 यानी कि 7 का दोनों साइड डिवाइड करेंगे। r इक्वल आएगा 2/7 i 3/7 j 6/7 k और सामने क्या बचेंगे, 7 का डिवाइड होने के बाद 2। ये जो फॉर्म आ चुकी है ये फॉर्म वेक्टर फॉर्म है, सॉरी नॉर्मल फॉर्म है प्लेन की। ठीक है, अगर मैं 7 को एलसीएम लेकर उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लेन रहेगा, लेकिन फिर किस फॉर्म में पहुंच जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में बस थोड़ा सा अंतर इतना है, ये चीज थोड़ा सा इंडिकेट और दिमाग में चलिएगा कि वेक्टर फॉर्म में ये जो वेक्टर होता है ये एनी परपेंडिकुलर वेक्टर होता है,
एनी परपेंडिकुलर वेक्टर। लेकिन ये जो वेक्टर होता है ये एनी परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं होता, दिस इज यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर भी है और यूनिट भी है। तो जब इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तब ये जो नंबर होता है ये प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को दिखाने लगता है। मान लीजिए कोई प्लेन यहां पर है तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, वो ओरिजिन से डिस्टेंस यहां पर 2 होगी। ये चीज समझते हुए चलेंगे। हमें समझना होगा कि एक 2 क्या आता है, ये n क्या बन जाता है, ये सारी चीजें दिमाग में रख के चलनी पड़ेंगी। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। जैसे कहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to the plane 12 minus 3 minus 4 and the length of the perpendicular is 5, find the equation of plane। आइए स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए प्लेन। एक प्लेन पर परपेंडिकुलर खींचा गया है तो उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो 12 माइनस 3,4 हैं, पहली चीज। एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जो लेंथ दी है वो 5 यूनिट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। स्टूडेंट एक चीज यहां पर नोटिस करिएगा, अगर आप ध्यान दें जो वेक्टर परपेंडिकुलरली जा रहा है प्लेन के ओरिजिन से, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 12 माइनस 3 4। आप सब जानते हैं अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है 12 दिया है, -3 दिया है, 4 दिया है, तो इसका मतलब एन वेक्टर क्या बनेगा 12i माइनस 3j प्लस का 4k। ये नॉर्मल एन होगा, ध्यान रहे ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, सिंपल एक वेक्टर होगा। अब अगर कोई स्टूडेंट चाहे r डॉट एन इक्वल डी लिखेगा तो क्या d की जगह वो 5 लिख सकता है? ये गलती मत करना, आप d की जगह 5 लिख ही नहीं सकते। d क्या होता है? d होता है वेक्टर और उसके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो पासिंग पॉइंट होता है, पूरी बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। पासिंग पॉइंट और जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को डी कहते हैं। पासिंग पॉइंट यानी प्लेन जहां से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर बनता है, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डी आता है। अब ये 5, ये तो कुछ नहीं कहा। 5 क्या है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ दी है, यानी कि ये पता क्या है, ये 5 है। अगर मैं कहूं तो r डॉट एन कैप और p, तो p की वैल्यू 5 दी है। आप इस चीज को नोटिस करिए। अब आपको लगेगा इसमें उसमें क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है। ये वेक्टर फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में n वेक्टर है और देखिए n यूनिट वेक्टर है। तो अब हम यहां क्या करें, यहां ये करिए, p तो ऑलरेडी गिवन है 5 यूनिट, p के प्लेस पर तो 5 लगाएंगे ही लगाएंगे हम। बस समस्या केवल किसकी है? n को कन्वर्ट करने की। तो वो हम कर लेंगे, देखिए कैसे। इसका हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए 144 9 16 n, ये प्लस करेंगे 169, n इक्वल 13 आ गया। तो इसका मतलब n कैप क्या बनेगा? 12/13i, 3/13j, 4/13k। ये बन गया नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अगर नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे तो r डॉट 12/13i, 3/13j, 4/13k इक्वल 5। अब आप 5 सामने लगा सकते हैं। अब 5 में 13 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 पहले से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज 29.4 में। ठीक है,
किसी में ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी होगी, किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन पूछे होंगे उस वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर है, तो आप उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद जो भी चीज़ें पूछी उनको डिस्कस कर दीजिएगा। ये तो काम था 29.4 में। आपको क्या करना है, मैंने आपको एक गाइड किया है, इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 29.4 में। अब मैं बात करता हूं 29.3 में जो भी आपकी प्रॉब्लम आई उनको भी डिस्कस करता हूं। बेसिकली जो 29.3 एक्सरसाइज थी वो डिपेंड थी वेक्टर फॉर्म पर, तो हम वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे वहां पर और आपको समझाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपको जो प्रॉब्लम आई उनको कैसे हैंडल करना था। सबसे पहले प्रॉब्लम आई क्वेश्चन नंबर 6 में। ये एक्सरसाइज 29.3 की प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान रहे। 6 क्या था, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं। n इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √3। n इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √3 is equally inclined with the acute angle coordinate axis, is equally inclined with axis, और acute angle बना रहा है, ठीक है। Find the vector and Cartesian form of the equation of plane which passing through 2, -2, 1 and -1. Plane is passing through 2, 1, -1 and normal to n vector। समझिए अच्छे से। अब आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि जब भी बात आती है तो ऐसे ही तो काम करता है। यहां डी लिख सकते थे, यहां चाहते तो डी लिख सकते थे। इसमें आपको देखिए वेक्टर ए पता है, ये वेक्टर ए मैं अभी बता के चुका हूं। जहां से प्लेन पास होकर जाता है वो वेक्टर ए होता है, उसका पोजीशन वेक्टर हम बनाएंगे तो 2i j और -k बन जाएगा, यानी ए के प्लेस पर तो ये आ जाएगा। अब प्रॉब्लम किसकी बची, एन वेक्टर की। अब एन वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो एन वेक्टर को निकालने के लिए कुछ हिंट दी गई हैं, देखो कैसे। आप ध्यान दें, एन वेक्टर को निकालने के लिए कुछ हिंट दी गई है। पहली हिंट क्या दी गई है, उसका मैग्नीट्यूड √3 है। अब समझिएगा कैसे एन वेक्टर फाइंड करना है। एन वेक्टर निकल आएगा, आपका प्लेन निकल आएगा, तो प्रॉब्लम एन वेक्टर की है। देखो कैसे सुलझाता हूं मैं। आपको एन वेक्टर दिया गया जिसका मैग्नीट्यूड √3 है, क्लियर है। इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस का मतलब समझिए, अगर आपने वेक्टर की बेसिक्स को समझा है तो आपको पता है जब भी कोई वेक्टर किसी भी कार्टेशियन प्लेन में मूव करता है तो एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है। यानी आसान भाषा में कहूं तो अल्फा, बीटा और गामा आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल होंगे LMN, यानी कि L, M और N इक्वल होंगे। एक रिलेशन आपको याद होगा, L = M = N, सॉरी रिलेशन याद होगा, L² + M² + N² = 1। अब तीनों ही इक्वल हैं तो L² + L² + L² = 1। तीनों इक्वल किस लिए हैं, क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा इक्वल हैं। 3L² = 1, तो L की वैल्यू आ गई 1/√3। अब मुझे वेक्टर निकालने के लिए, कोई भी वेक्टर जब निकालना हो, पिछला भी क्वेश्चन होके चुका है, क्या जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन रेशियोज की। ये तो डायरेक्शन कोसाइन है, LMN डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ABC। याद करिए L का फॉर्मूला क्या था, A/√A² + B² + C², याद है ना। L की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। A पता नहीं, A तो ढूंढ ही रहे हैं, तभी तो वेक्टर बनेगा। और इसे क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखो कितना दिया है, √3, यानी देखो A की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ऐसे ही B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी N वेक्टर क्या बन जाएगा, I + J + K। देख लीजिए,
तो अगर डायरेक्शन कोसाइन हेल्प के लिए दिए गए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से हम बड़े आसानी से उस वेक्टर तक पहुंच गए जो हमें चाहिए था। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। वेक्टर n आ चुका है i प्लस जे प्लस के, पासिंग थ्रो ए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए बनेगा। डी निकाल लो अभी यहां पर। डी क्या होता है, ए डॉट एन आई 2i प्लस जे माइनस के में मल्टीप्लाई करो i प्लस जे प्लस के का, ये बनेगा 2 प्लस 1 माइनस 1, ये 2 आ गया डी की वैल्यू। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे r डॉट एन वैक्टर इक्वल डी r डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू, देख सकते हैं ये वेक्टर इक्वेशन आ गई प्लेन की। अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लेकर जाना है तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लिख दीजिए। लीजिए कार्टेशियन इक्वेशन भी बन गई और वेक्टर इक्वेशन भी बन गई। बेसिक बात क्या थी, इसमें n वेक्टर हमें खुद से ढूंढना पड़ा, n वेक्टर डायरेक्टली नहीं दिया था कि लीजिए n वेक्टर। तो हमने थोड़ा सा अपने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बेसिक कॉन्सेप्ट से वेक्टर n को फाइंड आउट कर लिया। आइए स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। जो भी प्रॉब्लम आपने मुझ तक पहुंचाई है मैं सभी कवर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी हुआ करे तब भी आप मुझे अपडेट दें। नो प्रॉब्लम, ऑल ओके, जो भी लिखना चाहें, बट मुझे अपडेट जरूर दें। 9, if the axis of rectangular P point is 2, 3, 1, एक पॉइंट P है वो 2, 3, -1 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द P, पासिंग थ्रू P, प्लेन पासिंग थ्रू एंड राइट एंगल टू OP, राइट एंगल टू OP ये दिया गया है। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिए, आप अगर गौर से देखें तो कंडीशन ये है कि एक ऐसा प्लेन है जो P पॉइंट से पास हो रहा है और राइट एंगल एट OP। अब जरा गौर करिए, P पॉइंट से पास कर रहा है तो P उसके लिए किसका काम करेगा बताइए, A का। 2i 3j माइनस का k, पासिंग पॉइंट ही A होता है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही A होता है। अब प्रॉब्लम किसकी बची आपके लिए, n की। अब जरा गौर करिए, राइट एंगल टू OP, याद करिए अगर कोई प्लेन और यहां से वो इस तरीके से मूव कर रहा है, P से पास हो रहा है, P से पास हो रहा है प्लेन और OP के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। परपेंडिकुलर लाइन तो परपेंडिकुलर लाइन है। अब अगर मैं OP का वेक्टर बनाऊं तो OP का वेक्टर कैसे बनेगा, P में से वो घटाओगे, P क्या है 2 -0i 3 -0k और -1 -0k, O मतलब ओरिजिन, तो 2i 3k -k आ गया, यानी कि n वेक्टर भी वही आ गया। अब क्या निकालते हैं हम लोग, d कैसे निकलेगा, a डॉट n मतलब 2i प्लस 3j माइनस k में डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2i प्लस 3j होगा यहां पर, j माइनस का k, मल्टीपल करो 4 9 -1 प्लस 1, ये क्या आ गया 14। हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी स्टूडेंट्स आपकी r डॉट n इक्वल d। तो r डॉट n क्या है, n है 2i प्लस 3j माइनस k और d की जगह क्या आएगा 14। इस तरीके से आपकी ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी, जिसे चाहे तो आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख पाएंगे। ठीक है,
अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द प्लेन 2y minus 2x 2z equal 3 and also find the direction cosine of the normal of the plane. आइए स्टूडेंट्स, 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल 3 ये प्लेन दिया है। सबसे पहले इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन, आपने प्लेन चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज में सीखा था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी मैं याद दिलाता हूं, x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इक्वल 1। तो इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेंगे तो इंटरसेप्ट आ जाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए 1 लाना होगा, तो डिवाइडिंग बाई 3 तो 2x अपॉन 3 y अपॉन 3 माइनस 2z अपॉन 3 इक्वल 3 अपॉन 3। इसे प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, x अपॉन 3/2 y अपॉन 3 तो सही है, z अपॉन माइनस 3/2 और सामने आपका 1 आ गया। तो इंटरसेप्ट्स आपके क्या बन गए? इंटरसेप्ट्स आपके बन गए, इंटरसेप्ट्स आपके बन गए a इक्वल 3/2, b इक्वल 3 और c इक्वल माइनस 3/2। ठीक है, इंटरसेप्ट्स आपके आ गए a इक्वल 3/2, b इक्वल 3 और c इक्वल माइनस 3/2। ये तो इंटरसेप्ट की बात हो गई। अब उन्होंने ये भी कहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, अगर मैं इसी वेक्टर को अभी वेक्टर फॉर्म में लिखूं, आप क्या लिखेंगे? 2i प्लस जे माइनस 2k इक्वल क्या लिखेंगे? 3। तो यहां से n वेक्टर क्या बन गया? 2i j और माइनस का 2k, ये वेक्टर बन गया। नॉर्मल वेक्टर किसे कहते हैं? नॉर्मल शब्द का मतलब परपेंडिकुलर है, ये बात दिमाग में लेके चलिए। आपने कहीं भी यूज किया हो और नहीं यूज किया, आगे यूज करेंगे। नॉर्मल शब्द का जो मीनिंग है वो परपेंडिकुलर से है। तो n जो है 2i j और माइनस 2k बन गया। अब इस वेक्टर के वो डायरेक्शन कोसाइन और चाह रहे हैं। अच्छा बताइए, अगर मैं l m n निकालूं तो l m n कैसे निकलता है? a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या प्रॉब्लम है यहां पर? 2 अपॉन सॉल्व करेंगे 3 आएगा, ऐसे ही 1 अपॉन 3, ऐसे ही माइनस 2 अपॉन 3। तो यहां से l m n भी निकाल पाएंगे। आइए 12 डिस्कस करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद प्रॉब्लम आई है आप लोगों की 29.3 से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 12 और जो 17 क्वेश्चन है दोनों ही एक जैसे ही क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, तो 12 और 17 समझिए एक जैसे हैं, बट डिजिट का अंतर है, बाकी लैंग्वेज एक ही है। 12 में क्या कहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग। ऐसे समझिए एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है किसको? P1, 2, 3 और Q मान लेता हूं, और ये है 3, 4, 5। इस लाइन को ज्वाइन कर रही है, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट एंड एट राइट एंगल। अब यहां समझिए एक कोई प्लेन है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहां से मतलब इस तरीके से पास कर गया कोई प्लेन। अब आपको यहां 2 पॉइंट मत समझिएगा, आपको मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो आप ये कहेंगे 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट नहीं है, ऐसे समझिए। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ये लाइन है और इस लाइन में आप समझिए एक धागा लीजिए, धागा में कोई पेपर फंसा दीजिए। मैं ऐसे धागा लूं और धागा में पेपर फंसा दूं, तो पेपर किसका काम करेगा? प्लेन का, और धागा ऐसे है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा वो 3 डायमेंशन होने की वजह से डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पा रहा है इस तरीके से। लेकिन बेसिक बात ये समझिए, ये मिड पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, ये पॉइंट नहीं है। आप बिल्कुल इसको इस तरीके से समझिए कि ये पेपर है
और मैं इसमें एक धागा फंसा लेता हूं, इधर उधर धागा इधर भी खींच दिया, इधर भी खींच दिया, तो ये प्लेन हो गया। पेपर एक प्लेन का काम कर रहा है, ठीक है। इस पेपर ने, मीन्स इस प्लेन ने मेरे इस धागे को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। एक ही पॉइंट पे तो करेगा, तो बाइसेक्ट कर दिया। और ये प्लेन इस धागे के परपेंडिकुलर भी है। अब आप एक चीज समझिए, जो आर होगा ना, आर वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। पहली चीज बहुत आसान समझना होता है, अगर आप थोड़ा सा आसानी के साथ, तसल्ली के साथ समझेंगे तो। अगर टाइम पास करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो किसका काम करेगा? वेक्टर ए का, क्योंकि प्लेन पास कर रहा है ए से, प्लेन पास कर रहा है ए से, तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो ए का काम करेंगे। क्लियर है? और पी क्यू किसका काम करेगा? पी क्यू जो काम करेगा वो एन का काम करेगा। परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो क्या करेगा? पी क्यू काम करेगा ए वेक्टर एन का। आइए समझाता हूं। तो पहला काम क्या करो, P1, 2, 3, Q3, 4, 5 इसका मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट निकालने का बेसिक तरीका वही x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। 3 डायमेंशन में है इसलिए z भी आ गया, वरना तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 तो आपको बहुत अच्छे से याद है। आइए 1 प्लस 3 अपॉन 2, 2 प्लस 4 अपॉन 2, 3 प्लस 5 अपॉन 2, ये आपका बनेगा 4 अपॉन 2 यानी कि 2, 6 अपॉन 2 यानी कि 3, और ये 4। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये पॉइंट आर आ गया। पहले ये चीज समझिए, आर क्या है? मिड पॉइंट। अब ये आर जो है हम यहां पर लिख सकते हैं प्लेन इज पासिंग थ्रू, प्लेन इज पासिंग थ्रू आर। आर से पास कर रहा है तो ए पॉइंट क्या काम करेगा? 2i, 3j और 4k का काम करेगा। अब n, n यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि पी क्यू n होगा। तो n देखो कैसे निकलेगा, पी क्यू से वेक्टर बनाना है, बोलो घटाके तो निकालेंगे। 3 माइनस 2 2i, 4 माइनस 2 2j और 5 माइनस 3 2k। क्लियर है? ये a आ गया, ये n आ गया। तो अब d निकालिए। d कैसे निकलता है? a और n का डॉट प्रोडक्ट, 2i 3j 4k का डॉट प्रोडक्ट 2i 2j 2k के साथ 4 6 8 जोड़िए 18 हो गया। ये d हो गया। वेक्टर फॉर्म आपको अगर लिखनी है तो वेक्टर फॉर्म आपकी क्या बनेगी? r डॉट 2i 2j 2k इक्वल 18। ये आपकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी इस प्लेन की। चाहे तो 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 भी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक। इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, को डिस्कस करता हूं। So that the normal vector of the plane is equally inclined with the coordinate axis. एक प्लेन दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल 3। शो करना है so that normal vector of plane equally inclined विद एक्सिस के साथ। एक्सिस मतलब ये तीनों एक्सिस, ये शब्द तीनों एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है? अब देखिए, अब नॉर्मल वेक्टर मतलब हर चीज समझिए। नॉर्मल वेक्टर किसकी बात कर रहे हैं? एन की। और क्या चाह रहे हैं?
ये चाह रहे हैं कि प्रूव करके दिखाओ कि जो n होगा ना, n वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इक्वल एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आसान भाषा में समझिए, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए, एल एम एन निकाल लेंगे तो एंगल भी निकाल आएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से। ठीक है, तो पहले तो एन वेक्टर निकालते हैं ना। हाँ, लिखो इसको वेक्टर फॉर्म में, आर डॉट क्या बनेगा, 2i 2j 2k इक्वल 3। मैं इसको अगर n लिखूंगा यहां से तो क्या बनेगा, 2i 2j 2k। ठीक है, इसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस क्या बनेगा, 4 4 4। आपका इसका मैग्नीट्यूड आ गया √12 यानी 2√3 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, याद करिए एल का फॉर्मूला, एल क्या होता था, ए अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी 2/2√3, ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो m भी 1/√3 और n भी 1/√3। l क्या होता है, cos अल्फा, तो मैं कह सकता हूं cos अल्फा इक्वल आएगा 1/√3, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। तो अल्फा cos इनवर्स 1/√3 नहीं है, फिर बीटा भी 1/cos इनवर्स 1/√3 होगा और गामा भी cos इनवर्स 1/√3 होगा। तो यहां आकर ये जो लास्ट चैप्टर है पूरी आपकी यूनिट का, तो ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर इस यूनिट को क्लियर करना है, ये यूनिट एग्जाम में 17 मार्क्स की आएगी। इस यूनिट में क्या क्या शामिल है, इस यूनिट में शामिल है बेसिक वेक्टर। बेसिक वेक्टर में क्या, वही डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज का काम, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके बाद लाइन और लास्ट में क्या है, प्लेन। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। आप लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर इस समय अगर आप प्लेन स्टडी कर रहे हैं तो रूल यहां का भी लग सकता है, यहां का भी लग सकता है। तो इस पूरी यूनिट को कवर करना एग्जाम में 17, बोर्ड में 17 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो इस यूनिट को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा काम है इस यूनिट का। तो इतने सारा जब कुछ क्लियर करेंगे तब जाकर पूरा क्लियर होगा। आइए, आपकी एक और प्रॉब्लम है इसी एक्सरसाइज से, उसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब प्रॉब्लम है 15। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 26 यूनिट नॉर्मल टू द प्लेन। देखिए 15, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 26 यूनिट नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन 12x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल 1। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। समझिए, पहले पूरी बात समझिए। एक वेक्टर निकालना है कोई भी, कैसा वेक्टर निकालना है, ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 26 हो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। पूरी बात समझना। नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल शब्द जब भी आए आप इसको परपेंडिकुलर ही समझिएगा। नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 26 होना चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं इस वेक्टर को, प्लेन को थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करूं इस फॉर्म में, यानी कि वेक्टर फॉर्म में, तो ये वेक्टर क्या आ गया, 12i माइनस 3j 4k वेक्टर आ गया। जरा ध्यान दीजिए, जो वेक्टर आया है वो कैसा वेक्टर है, इस वेक्टर को हम नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, इस वेक्टर को हम परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, पर नॉर्मल वेक्टर आ गया, इस वेक्टर से ही रिलेट करना है उन्हें। ठीक है, वेक्टर आ गया, लेकिन उन्हें कैसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 26। इसका मैग्नीट्यूड अभी कितना होगा, मुझे क्या पता कितना होगा। तो याद करिए, किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई मुझसे कहे एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 500 हो, तो मैं क्या करूंगा, उस वेक्टर को पहले कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, यूनिट वेक्टर में।
यानी कि इस वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड क्या था मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया यूनिट वेक्टर में। अब इसका मैग्नीट्यूड इस समय कितना है 1, 500 का मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड 500। मैं कहता हूं 1000 मांगो आप मुझसे, आप कहिए 1000 मैग्नीट्यूड का मुझे वेक्टर चाहिए, तो पहले मैं यूनिट वेक्टर बनाऊंगा, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। लो बन गया। कैसा बन गया? एक ऐसा वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड 1000 होगा। तो इसी तरीके से हम पहले इस वेक्टर को कन्वर्ट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 169 13 आएगा। तो इस वेक्टर को पहले कन्वर्ट करेंगे यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा 1/13 या कह लीजिए 12/13 i, 3/13 j, 4/13 k। ये वेक्टर बन गया आपका यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब मुझे इस वेक्टर को नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 26 हो। चलिए रिक्वायर्ड वेक्टर लिखते हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर, जो वेक्टर हमें निकालना है, मैं उसको कुछ भी मान लेता हूं। मैंने मान लिया बी वेक्टर या पी वेक्टर मान लिया। तो जो वेक्टर मुझे चाहिए वो 26 का मल्टीप्लाई कर दो इस वेक्टर के साथ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसमें अगर 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड 26 हो जाएगा। तो जो वेक्टर हमें चाहिए वो बन जाएगा 26 इंटू 12/13 i, 3/13 j, 4/13 k। 26 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, 13 कॉमन लेकर ये बचेगा 24i 6j प्लस का 8k। ये वो वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और जिसका मैग्नीट्यूड 26 होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को जब भी आए एकदम से लेफ्ट मत कर दीजिए कि क्वेश्चन पढ़ा और छोड़ दिया। समझिए, ऑब्जर्व करिए। अब कुछ नया नहीं है, आप विश्वास मानिए, प्लेन बिल्कुल आसान है। बस पीछे के भी कुछ रूल लग रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज और इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके। तो आज मैंने प्रॉब्लम भी बताई है 29.3 एक्सरसाइज की, और 29.4 में क्या करना है वो भी आपको हिंट कर दिया है शुरुआत में ही। तो 29.4 आज का आपका टास्क है। 29.4 को आप सॉल्व करिए, आपके पास पूरा टाइम है, मुझ तक प्रॉब्लम पहुंचाइए। मैं एकदम से काम को नहीं बढ़ा रहा हूं, एक दिन में केवल एक एक्सरसाइज को कवर कर रहा हूं, जो कि करना चाहिए। इस समय आपके पास टाइम है।